हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 6 और सेक्शन 5 एसआरए का जो है कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ हमने अपनी पिछली क्लास में जो है इनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में जो इन सेक्शन से रिलेटेड है या फिर जो रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो हैं आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 तो हमारा हो ही चुका है। बस कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर राइटिंग में जो है हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है possession is prima facie proof of ownership of the property. So what does this mean? क्या मतलब है इसका? possession is prima facie proof of ownership of the property. मतलब अगर आपके पास possession है किसी प्रॉपर्टी का, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो प्रॉपर्टी जैसा कि हम जानते हैं, अभी हम केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंसर्न्ड है। ओके फ्रेंड्स, तो possession इज द प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपके पास possession है, अगर आपके पास possession है तो possession होना सफिशिएंट है किसके लिए? आपकी ओनरशिप प्रूव करने के लिए। मतलब कहा जाए तो पजेसरी टाइटल, जब आपके पास possession है तो आपके पास क्या हो गया? पजेसरी टाइटल हो गया ना। तो पजेसरी टाइटल इज सफिशिएंट टू प्रूव ओनरशिप और टू प्रूव योर ओनरशिप। अब पजेसरी टाइटल होने से हमारी ओनरशिप कैसे प्रूव हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग हमने सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट का भी देखा था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, जो इसको सपोर्ट करता है। क्या करता है कि वो कोर्ट इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है प्रिजम्पशन रेज कर लेता है कि सपोज दैट अगर आप किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, और कोई अदर बंदा जो डिफेंडेंट है या फिर जो प्लेंटिफ है वो क्लेम कर रहा है दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, तो यहाँ पर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। क्यों? क्योंकि पोजेशन आपके पास है। और ये जो प्रिजम्पशन है, ये प्रिजम्पशन दे रखी है सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। साथ ही साथ अगर हम अपने नए वाले एक्ट की बात करें तो ये प्रिजम्पशन दे रखी है सेक्शन 113 ऑफ बीएसए में भी, बीएसए 2023। एक बार हम देख लेते हैं इन दोनों सेक्शंस को, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं एक बार। देखिए, ये हमारा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 110 क्या कह रहा है? ये when the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बंदा, कोई बंदा उस प्रॉपर्टी का ओनर है जिस प्रॉपर्टी पर वो पोजेशन में है, तो burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी है सपोज दैट, और ये प्रॉपर्टी पर जो है रामू काका जो है हमारे पोजेशन में, मतलब रामू काका इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट मिस्टर डिकोस्टा आते हैं और मिस्टर डिकोस्टा क्लेम करते हैं दैट रामू काका इज नॉट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो कोर्ट यहाँ पर सेक्शन 110 के अकॉर्डिंग ये प्रिज्यूम कर लेगा कि रामू काका जो हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। कब तक?
until or unless Mr. DeCosta has proved the better title। मतलब मिस्टर डिकोस्टा जो हैं रामू काका के पजेसरी टाइटल से बेटर टाइटल अपना प्रूव ना कर दें तब तक। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर हम देखें सेक्शन 113 ऑफ हमारा बीएसए, तो 113 की अगर हम बातें तो बिल्कुल सिमिलर है। सेक्शन 113 हमारा ये बीएसए का हो गया, ये जो है बिल्कुल सिमिलर है किसके, सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट के। ये क्या कह रहा है, व्हेन द क्वेश्चन इज whether any person is owner of anything of which he is soon to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में, जैसे सपोज दैट आप सब लोग अपने मकान की पोजेशन में, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि आप उसके ओनर हैं या नहीं है, सपोज दैट आप उसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन में हैं, ठीक है, तो पोजेशन में अब कोई अदर पर्सन, कोई दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है कि ये जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं वो उसका मालिक है और आप उसमें इलीगली रह रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर लेगा, जैसे कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम कर लेगा क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में हैं तो आपका टाइटल बेटर है। किस सेक्शन में प्रिजम्पशन होगी, ये सेक्शन 110 इंडियन एविडेंस एक्ट में होगी, अगर वो हमारा 1 जुलाई से पहले का केस होगा तो। अगर 1 जुलाई के बाद का केस होगा तो वो 100 सेक्शन 113 में होगी बीएसए में प्रिजम्पशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब सिंपल है, possession is the prima facie proof of ownership। मतलब अगर मैं possession में हूं तो मुझे कोई टाइटल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, until और unless someone can prove better title। जब तक कोई दूसरा पर्सन मुझसे बेटर टाइटल प्रूव ना करते। अब सपोज दैट उसने मुझसे बेटर टाइटल प्रूव कर दिया तो मुझे यहाँ पे फिर बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैं इस टाइटल से बेटर अपना टाइटल प्रूव करूं या इस टाइटल को जो है डिनाई करूं। तो वो चीजें जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होती हैं, हर केस की अलग अलग होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो पोजेशन इज अ प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। इसका मतलब सिंपल हो गया, अगर आप कब्जे में हैं, आपके पास किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा सेक्शन 110 और सेक्शन 113 में कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड जो है एक केस लॉ है वो मैं आपको लिखवा देता हूं। मैं इसको एक बार इरेज करके दोबारा से ठीक से लिख देता हूं। ठीक है, अब पोजेशन सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, ये जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो हम अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही हम अभी केवल और केवल बात कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन में हूं तो मैं ही उसका मालिक माना जाऊंगा, कब तक, जब तक मुझसे बेटर टाइटल कोई और प्रूव ना कर दे तब तक। तो इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए जरा केस लॉ। पूनाराम पूनाराम वर्सेस मोतीराम 2019 सुप्रीम कोर्ट।
इस केस में क्या बोला गया था? इस केस में बोला गया था कि सेम चीज बोली गई थी कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में हैं और आप सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से उसकी पोजेशन में हैं और जो प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर है उसने भी आपकी जो पोजेशन को एक्यूज कर लिया है, एक्यूज्ड मतलब एक्वाइज्ड, मतलब उसने भी आपकी पोजेशन को कंसेंट दे दी है इम्प्लाइडली, मतलब उसने भी मान लिया है कि आप ही उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में हो, ठीक है। तो इस पोजेशन को हम बोलेंगे सेटल्ड पोजेशन, और सेटल्ड पोजेशन जब आपके पास होगी तो वो आपका प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बन जाएगा, ठीक है। अब सपोज दैट this is a house and this house belongs to Mr. DeCosta. This is a house. आप ये केस लो लिख लो, मैं दोबारा से बना देता हूं इसको, है ना। ये लिख लिया आपने केस लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, सपोज दैट this is a house and this house belongs to Mr. DeCosta, मतलब मिस्टर डिकोस्टा जो है इस प्रॉपर्टी के ओनर है, ठीक है। एंड देयर इज समवन अनदर पर्सन, वो मान लो आप मिस्टर आलूवालिया। ये जो मिस्टर आलूवालिया है ये इस प्रॉपर्टी की पोजीशन में है, मतलब इस मकान में मिस्टर आलूवालिया रह रहे हैं और मिस्टर डिकोस्टा क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं। तो अब यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा प्रूव करने का कि मैं ओनर हूं? अब बताइए भाई फ्रेंड्स। तो देखिएगा, जो कोई फैक्ट असर्ट करता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होता है प्रूव करने का। तो यहां पर मिस्टर डिकोस्टा ही प्रूव करेंगे कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, और मिस्टर आलूवालिया जो हैं वो इलीगली या अनलॉफुली इस प्रॉपर्टी की पोजीशन में है। तो अब यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ मिस्टर डिकोस्टा के ऊपर है। जब तक मिस्टर डिकोस्टा अपनी ओनरशिप प्रूव नहीं कर देते तब तक कोर्ट ये मान लेगी सेक्शन 113 ऑफ बीएसए में या फिर सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट में ये मान लेगी कि मिस्टर आलूवालिया ही जो हैं वो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही कॉन्सेप्ट है, अ पोजेशन इज प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया आज का। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है पोजेशन ripens into title. Possession ripens into title in the course of time by prescription. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपका पोजेशन आपका टाइटल बन जाता है कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम है। इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और यही हम एक पॉइंट और जो है पढ़ने वाले हैं, परफेक्टिंग टाइटल बाय एडवर्स पोजेशन। अब देखिएगा जरा फ्रेंड्स, हम सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट खोलते हैं
और उसको पढ़ते हैं। तो जिसके पास बेरेक्ट है वो अपनी बेरेक्ट खोल सकता है, जिसके पास बेरेक्ट नहीं है वो यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, देखिएगा सेक्शन 27 क्या कह रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी at the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished at the determination of the period hereby limited। ये जो hereby limited है, hereby यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 64 और 65 की। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करने का टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 12 ईयर्स है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कह रहे हैं अगर आपने 12 साल के अंदर, अगर आपने 12 साल के अंदर सूट फाइल नहीं किया रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए, तो आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। एक्सटिंग्विश मतलब आपका राइट बुझ जाएगा, फिर आप जो है सूट फाइल नहीं कर सकते, बुझ जाएगा। और ये जो सेक्शन है सेक्शन 27, ये यहाँ पर सब्सटैंटिव लॉ का एक पार्ट है। मतलब लिमिटेशन एक्ट जो है इसके रिगार्डिंग ये राइट जो है, ये जो राइट है टाइटल को, एडवर्स टाइटल को परफेक्ट करने का, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमको मिलता है। अब इनके कहने का क्या मतलब है तो उसको जरा हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए सपोज दैट दिस इज अ हाउस, और इस हाउस में जो रह रहे हैं वो रह रहे हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए वॉज इन पोजेशन ऑफ दिस हाउस सिंस 2001। मिस्टर ए जो हैं वो इस प्रॉपर्टी में पोजेशन में 2001 से बने हुए हैं, जबकि मिस्टर बी क्लेम कर रहे हैं कि वो इसके ओनर हैं। ही क्लेम्स हिज ओनरशिप, ये क्लेम कर रहे हैं ये इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। ठीक है, मिस्टर बी। अब होता क्या है, सपोज दैट मिस्टर बी को इस प्रॉपर्टी की पोजीशन मिस्टर ए से वापस चाहिए। मिस्टर बी को इस प्रॉपर्टी की पोजीशन मिस्टर ए से चाहिए, क्योंकि मिस्टर बी क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, और जब मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं तो मेरे पास राइट टू पोजीशन मेरे हक में बनता है। अब होता क्या है कि मिस्टर बी ये क्लेम कर रहे हैं, तो अब मिस्टर बी को इनके अगेंस्ट रेमेडी क्या है, तो मिस्टर बी चाहे तो वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ एसआरए में सूट फाइल कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो सूट होता है दिस सूट इज बेस्ड ऑन टाइटल, बेस्ड ऑन टाइटल। और मिस्टर बी क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, इसीलिए मेरे पास जो है टाइटल है ओनरशिप का। तो अब ये जो मिस्टर बी है वो मिस्टर ए के अगेंस्ट सूट जो फाइल करेंगे वो कितने टाइम में फाइल कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग 12 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। 12 ईयर्स, 12 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब ये 12 साल कहां से काउंट होंगे, कब से काउंट होंगे, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एक बार आर्टिकल 65 खोल के देखते हैं, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का। देखिए ये रहा हमारा लिमिटेशन एक्ट, हम इसका आर्टिकल 65 खोलते हैं। ये रहा हमारा आर्टिकल 65। फॉर possession of immovable property or any interest therein based on टाइटल पे बेस्ड 12 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से गिना जाएगा, व्हेन द possession ऑफ द डिफेंडेंट बिकम्स एडवर्स टू द प्लेंटिफ। सो ये जो वर्ड है ना एडवर्स, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोजेशन होती है वो दो टाइप की होती है। पोजेशन आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज परमिसिव पोजेशन एंड द अदर वन इज एडवर्स पोजेशन। परमिसिव पोजेशन का मतलब कि मेरी परमिशन से वो उस प्रॉपर्टी को पजेस्ट कर रहा है। एडवर्स पोजेशन मतलब मेरी मर्जी के खिलाफ वो उस प्रॉपर्टी को पजेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दूं आपको, सपोज दैट दिस इज अ हाउस एंड दिस हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर ए। ये जो मकान है ये ए का है और ए इसके ओनर है। ए ने क्या किया, इस मकान को जो है बी को लीज पर दे दिया, किराए पर दे दिया। अब बी क्या हो गए इस मकान में, इनके क्या हो गए, बी हो गए इनके टेनेंट। अब बी जो है इस मकान में रह रहे हैं 2001 से, सपोज डेट 2001 से, और आज की डेट मान लो आप जो है कुछ भी मान लो 1 जनवरी 2025 मान लो, ठीक है। तो मतलब बी जो है इस मकान में 25 साल से पोजेशन में, 24 साल से पोजेशन में, जबकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारा 12 साल दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये माने कि 12 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है तो ये तो 25-24 साल से रह रहे हैं, तो मतलब अब ए चाहें तो इनसे प्रॉपर्टी वापस ले ही नहीं सकते, ऐसा होगा ना। तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि ये ए की परमिसिव पोजीशन में थे, ए ने इनको परमिट करके रखा था कि आप रह सकते हैं। सो ये जो थे परमिसिव पोजीशन में थे ए की। अब सपोज दैट इसको मैं दूसरा एग्जांपल बना देता हूं। सपोज दैट ये मकान है और ये मकान ए का है, बी इसमें पोजेशन में है, बी इसमें पोजेशन में 2002 से रह रहे हैं, ठीक है। अब 2002 से जब बी रह रहे हैं तो बी लगातार ए को जो है किराया देते जा रहे हैं। बी क्या है, इनके टेनेंट है, लीज पर इन्होंने जो है ये प्रॉपर्टी ले रखी है। अब हुआ क्या, 2010 में बी ने ए को कोई भी पैसा नहीं दिया, नो रेंट। बी ने ए को कोई भी पैसा नहीं दिया, इनको रेंट दिया ही नहीं। अब ए इनसे बोलते हैं कि आप मेरा मकान खाली कर दो, जब आप मुझे पैसे नहीं दे रहे तो आप मेरा मकान खाली कर दो, मकान खाली कर दो। मतलब क्या, ए के पास यहाँ पे आ गया कॉज ऑफ एक्शन कि वो इनको बी को जो है एविक्ट कराएं अपने मकान से, ठीक है। लेकिन बी क्या करते हैं, बी कहते हैं कि तू कुछ भी बोलता रहे, आप कुछ भी बोलते रहो, मैं तो इस मकान में रहूंगा ही रहूंगा। और बी जो है यहां से 2010 से कंटिन्यू करके 2025 तक आ जाते हैं। अब मान लो 1 जनवरी 2025 में ये इनके अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं, सूट फॉर एविक्शन या फिर सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ये इनके अगेंस्ट फाइल करते हैं, रिकवरी ऑफ पोजेशन। ये कहां सूट फाइल करेंगे, ये सूट फाइल करेंगे सेक्शन 5 ऑफ एसआरए में, रेड विद आर्टिकल 64 65
लिमिटेशन एक्ट, इसी में तो फाइल करेंगे। और सेक्शन आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 ये कहता है कि आपका पीरियड वहां से काउंट होगा 12 साल। मतलब इस सूट को फाइल करने के लिए लिमिटेशन क्या है? इस सूट को फाइल करने के लिए लिमिटेशन है 12 साल। और ये 12 साल कब से काउंट होंगे? ये 12 साल तब से काउंट होंगे जब से आपकी जो पोजीशन है वो एडवर्स हुई। मतलब हमारे केस में 2010 में मना कर दिया था, किसने? ए ने। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि ये जो पोजीशन थी वो यहाँ से एडवर्स हुई। मतलब मर्जी के खिलाफ, ए की मर्जी के खिलाफ बी कब से रह रहे हैं? 2010 से ही तो रह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लगभग 15 साल हो चुके, जबकि लिमिटेशन कितना है? 12 साल का। तो क्या ए का सूट जो है बी के अगेंस्ट सरवाइव करेगा? आंसर इज नो। तो यहाँ पर जो हमारे बी होंगे ये क्या होंगे? इनका टाइटल जो है, इनका जो पोजीशन है वो टाइटल में राइपन कर गया। मतलब इन्होंने अपना टाइटल जो है, इन्होंने अपना टाइटल परफेक्ट कर लिया। किससे? बाय एडवर्स पोजीशन से। यही मतलब होता है। अब आपको मैं एक बार और एग्जांपल से समझा दूं। सपोज दैट दिस इज अ हाउस। मैं छोटा बना रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे भी टेबल भी बनानी है। दिस इज अ हाउस एंड ए इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। ए जो है इस हाउस के ओनर हैं और बी जो है वो इस हाउस की पोजीशन में है। बी हैज पोजीशन, वी हैज पोजीशन ऑफ दिस हाउस। बी के पास इस हाउस की पोजीशन है, ठीक है। अब ए है इसके ओनर। ए चाहते हैं कि मैं बी से इसका पोजीशन वापस लूं। तो पोजीशन वापस लेने के लिए हमारे पास क्या प्रोविजन है? तो पोजीशन वापस लेने के लिए आप सबको पता है, अब तो खूब अच्छे से पता हो गया होगा, सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में ये सूट फाइल कर सकते हैं। और इस सूट को फाइल करने की जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो है 12 साल। और ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से काउंट किया जाएगा? ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्स पोजीशन। मतलब जिस दिन आपकी मर्जी के अगेंस्ट इनकी पोजीशन हो गई थी उस दिन से। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब सपोज दैट इस डेट पर जो है, ये कोई भी डेट मान लो, यहाँ पे मान लो इस डेट पर जो है ए बोलते हैं, ए आस्क टू बी टू वैकेट दिस हाउस, टू वैकेट द हाउस। इस डेट पर ए बोलते हैं बी से कि आप जो है इस मकान को खाली कर दो। मतलब यहां से पोजीशन एडवर्स हो गई। जिस दिन ओनर ने बोल दिया आप इस मकान को खाली कर दो, मतलब आप उसकी परमिसिव पोजीशन में नहीं रहे, आप उसकी एडवर्स पोजीशन में आ गए, आप उसकी मर्जी के खिलाफ रह रहे हैं। अगर आप उस दिन के बाद भी उसी प्रॉपर्टी में बने रहते हैं तो। अब इस डेट पे जो है ए ने जो है बी से बोला कि आप इस मकान को खाली कर दो और मैं इस मकान का ओनर हूं, ठीक है। तो अब यहां से इनकी पोजीशन क्या हो गई? एडवर्स हो गई। किसकी? बी की, इस प्रॉपर्टी पर। तो यहां से हम टाइम काउंट करेंगे। तो सपोज दैट 12 साल हमारा लिमिटेशन है और 12 साल पीरियड हमारा बनता है यहां तक, ठीक है। तो अब ए जो है वो कितने टाइम के अंदर जो है बी के पास सूट फाइल कर सकते हैं? ए चाहे यहां सूट फाइल कर लें, यहां सूट फाइल कर लें, यहां सूट फाइल कर लें, यहां कर लें, कहीं भी सूट फाइल कर सकते हैं। इनका सूट जो है सरवाइव करेगा। लेकिन सपोज दैट ए फाइल करते हैं सूट इस डेट पर, ए फाइल सूट अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64, तो क्या इनका सूट सरवाइव करेगा? क्या इनको पोजीशन मिलेगी बी से वापस? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इनका राइट जो है लिमिटेशन बार्ड हो गया।
लिमिटेशन बार्ड हो गया। लिमिटेशन बार्ड हो गया तो मतलब क्या, आर्टिकल 27 ऑफ लिमिटेशन, सॉरी, सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इनका टाइटल जो है, किसका, बी का टाइटल जो है परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया इनका टाइटल। बी का टाइटल किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक कहावत लोग अक्सर कहते हैं कि 12 साल जिस हो जाए अगर किसी प्रॉपर्टी पे, तो जिसका कब्जा होता है वही मालिक बन जाता है। तो वो 12 साल ऐसे ही नहीं है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी पोजीशन जो है वो एडवर्स होनी चाहिए 12 साल के पीरियड में। अगर आपकी परमिसिव पोजीशन है, अगर आप परमिशन से रह रहे हैं, उसकी कंसेंट से रह रहे हैं, उसकी इक्वेजन से रह रहे हैं, तो फिर ये काउंट नहीं होगा। जिस दिन आपकी पोजीशन जो है एडवर्स हुई और उस दिन से आप 12 साल तक बने हुए हैं, और वो 12 साल तक कौन ओनर कोई भी सूट फाइल नहीं करता है आपके अगेंस्ट, तब आप बोलेंगे कि आपने अपना टाइटल परफेक्ट कर लिया एडवर्स पोजीशन से। तो यही कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को समझाना था। अब आप लोग बताइए, आप लोगों की समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करिएगा। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हमारा टॉपिक था पोजेशन राइपन्स इनटू टाइटल in course of time by prescription। अब देखिए, इस चीज के रिगार्डिंग एक चीज और है, एक हमारी लीगल मैगजीन में एनिमस पोसिडेंडाई, पोसिडेंडाई, इसका मतलब होता है इंटेंशन टू पजेस, इंटेंशन टू पजेस। मतलब अगर मैं किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में हूं और मैं उस पोजेशन में लगातार बना हुआ आ रहा हूं, जिससे क्या है, ओनर को भी पता है कि मैं उस प्रॉपर्टी की पोजीशन में हूं और मैं उसकी एडवर्स पोजीशन में हूं, ना कि परमिसिव पोजीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब मेरी इंटेंशन है उस प्रॉपर्टी को पजेस करने की। तो अगर मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है प्रॉपर्टी को पजेस करने की, और मैं एक लंबे, काफी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा हूं, और जिसको ओनर को भी पता है कि मैं इस प्रॉपर्टी की पोजीशन में हूं, तो मतलब क्या हुआ, तो ये माना जाएगा कि मैं उस प्रॉपर्टी की सेटल्ड पोजीशन में हूं। और जिस टाइम मेरी सेटल्ड पोजीशन उस प्रॉपर्टी पे बन जाती है, तो मेरा जो है एक टाइटल बन जाता है। कौन सा टाइटल, वो टाइटल होता है पजेसरी टाइटल, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है। और पजेसरी टाइटल के रिगार्डिंग हम कहां कहां सूट फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 में भी फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेक्शन 6 में भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। किसके लिए, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मान लो आपकी पोजीशन एडवर्स पोजीशन हो जाती है और 12 साल का लिमिटेशन निकल जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे टाइटल परफेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जो है उस प्रॉपर्टी के फिर ओनर कहलाए जाओगे। फिर वहां पे ओनर जो मर्जी चाहे प्रयास कर ले, वो आपको बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एक अगला पॉइंट हमको क्लियर करना है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। द एसेंस ऑफ सेक्शन 5 is that whoever proves a better title is a person entitled
to possession, entitled to possession, entitled to possession, entitled to possession, and can recover, and एक मिनट friends, and can recover possession by executing a decree under order 21 of CPC। देखिए इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुआ सेक्शन 5 की सॉरी फ्रेंड्स, हमारा जो एसआरए का सेक्शन 5 है उसकी एसेंस क्या है, उसकी एसेंस बहुत ही सिंपल है कि जो बेटर टाइटल प्रूव करेगा उसका उसको हम मानेंगे कि वो एंटाइटल्ड है, किसके लिए, पोजीशन के लिए, और वो क्या कर सकता है, वो रिकवर कर सकता है अपनी पोजीशन डिक्री को एग्जीक्यूट करा के अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सीधी सी बात है, एसआरए किस पर बेस्ड है, एसआरए बेस्ड है इक्विटेबल प्रिंसिपल्स पर, इक्विटेबल प्रिंसिपल्स पर, और इक्विटेबल प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, मस्ट डू इक्विटी। दूसरा, he who comes to the court must come with clean hands। और यही तो पर्पस है हमारे सेक्शन 6 का। सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 6 में एक ट्रेसपासर भी जो है प्रोटेक्टेड है। क्यों है प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपने उसको जो है, आपने उसको क्या किया, आपने उसको लीगली जो है डिस्पोजेस नहीं किया, मतलब लीगली रेमेडी अवेलेबल करके जो है पजेस नहीं किया, रादर आपने उसको फोर्सफुली पनिश किया। और फोर्सफुली पनिश करने से रोकने के लिए, फोर्सफुली डिस्पोजेस करने से रोकने के लिए ही तो हमने सेक्शन 6 बनाया है, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को ना छेड़छाड़ करे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे डिफेंडेंट क्या है, डिफेंडेंट के खुद के हाथ साफ नहीं है, वो पहले ही एक ऑलरेडी जो है एक गलती कर चुका है, उसको जो है इलीगली और फोर्सिबली और अनलॉफुली डिस्पोजेस करके। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम ट्रेसपासर के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो है इक्विटेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा। ठीक है, ऐसा रही हमारा। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, सेटल्ड पोजीशन कब हम मानेंगे, सेटल्ड पोजीशन कब मानी जाएगी, सेटल्ड पोजीशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो सेटल्ड पोजीशन के लिए सबसे पहली बात है कि पोजीशन मस्ट बी इन एक्चुअल फिजिकल पोजीशन, पोजीशन मस्ट बी एक्चुअल फिजिकल पोजीशन फॉर अ सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड। सेटल्ड पोजीशन कब हम मानेंगे, उसके लिए मैं कुछ लिखवा रहा हूं, आपको लिख लीजिए। पोजीशन must be actual physical possession for a sufficient long period। पोजेशन आपकी एक्चुअल होनी चाहिए और एक लंबी लॉन्ग टाइम की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल ही मैं जो है मकान में रहने गया हूँ और आज मुझे किसी ने डिस्पोजेस कर दिया और मैं जो है सेक्शन 6 में जाके सूट फाइल कर देता हूँ कि सर मैं सेटल्ड पोजीशन में था। नहीं,
सेटल्ड पोजेशन का मतलब है पोजेशन एक तो आपकी एक्चुअल होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी पोजेशन सफिशिएंट लॉन्ग टाइम से होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी पोजेशन जो होनी चाहिए, आपकी पोजेशन इफेक्टिव पोजेशन होनी चाहिए। पोजेशन मस्ट बी इफेक्टिव, पोजेशन मस्ट बी इफेक्टिव, इफेक्टिव एंड अनडिस्टर्ब, आपकी अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज, पोजेशन मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसकी नॉलेज में आपकी पोजेशन होनी चाहिए। एंड ही एक्वाइज्ड, कौन, मैं इधर ही लिख देता हूं, एंड ही एक्वाइज्ड एलिमेंट ऑफ एनिमस पोसिडेंडाई। एनिमस पोसिडेंडाई का मतलब होता है इंटेंशन टू पोजेस, मतलब आपकी पोजेशन एक तो एक्चुअल होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी इफेक्टिव पोजेशन होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपकी जो पोजेशन है वो प्रॉपर्टी के ओनर के नॉलेज में होनी चाहिए, साथ ही साथ उसने एक्विज्ड कर लिया हो कि आपका इंटेंशन है इस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का। मतलब अगर मैं सूट नहीं फाइल करूंगा तो आप किसी भी हालत में उस मकान को खाली करने वाले नहीं है। मतलब द ट्रेसपासर और द पर्सन हु हैज बीन इल्लीगली रिसाइडिंग इन द प्रॉपर्टी हैज एन इंटेंशन टू possess, has animals possidendi to possess such property। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूं। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया होगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या हम सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 वाले सूट को क्लब कर सकते हैं? किससे क्लब कर सकते हैं? सेक्शन 6 वाले सूट से। अब देखिएगा, सेक्शन 6 वाले सूट और आर्टिकल 64 वाले सूट दोनों के लिए कॉज ऑफ एक्शन होना क्या जरूरी है? सेटल्ड पोजेशन, साथ ही साथ डिस्पोजेशन, मतलब दोनों का कॉज ऑफ एक्शन जो है सेम है। तो क्या हम इन दोनों सूट को क्लब कर सकते हैं? तो यहां पर एक केस लॉ है, केस लॉ लिख लीजिए आप, नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस केसी अलेक्जेंडर 1968 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला गया था कि आप दोनों सूट को जो है क्लब टुगेदर कर सकते हैं, देयर इज नो लीगल प्रोहिबिशन, बट सच सूट शुड नॉट बी क्लब्ड टुगेदर बिकॉज इट मे रिजल्ट इन अ कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन। आप इन दोनों सूट को जो है क्लब टुगेदर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि दोनों सूट के जो है डिसीजन जो है कन्फ्लिक्टिंग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 64 वाले सूट में टाइटल रेज कर सकता है कौन? डिफेंडेंट। मैंने आपको बताया था डिफेंडेंट ने अगर एक बार अपने WS में टाइटल रेज कर दिया तो फिर यहाँ पे टाइटल प्रूव करना मस्ट हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 6 वाले सूट में टाइटल का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अगर यहाँ पे टाइटल प्रूव हो गया तो इसका डिसीजन अलग हो जाएगा, और यहाँ पे टाइटल की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तो सेटल्ड पोजीशन की बात है, तो इसका डिसीजन अलग हो जाएगा। इसीलिए हम दोनों को क्लब टुगेदर
नहीं करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन एक और है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये केस लो लिख लिए, नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस केसी अलेक्जेंडर 1968। इसी केस में एक पॉइंट और था, सॉरी फ्रेंड्स, इस केस में पॉइंट था 10 सेक्शन 6 bars a suit under section 5 read with article 64। क्या सेक्शन 6 जो है, क्या सेक्शन 6 का सूट सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 के सूट को बार करता है? तो इसका आंसर है देयर इज नो सच बार। नहीं, there is no such bar, but practically when a suit has been filed under section 6, there will not be any need of filing a suit under article 64। अगर आपने एक बार सूट सेक्शन 6 में फाइल कर दिया, देखिए सेक्शन 6 का सूट जो है वो इस सूट को बार नहीं करता है, वो मना नहीं करता है कि आप जो है यहाँ पे अगर आप एक बार सेक्शन 6 में आ गए तो आप जो है आर्टिकल 64 में सूट नहीं फाइल कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें प्रूडेंस के साथ में, तो जब आपने ऑलरेडी सेक्शन 6 में सूट फाइल कर ही दिया है तो आपको इसमें सूट फाइल करने की जरूरत ही नहीं बनती। क्यों? इसके लिए भी कॉज ऑफ एक्शन सेम था, इसके लिए भी कॉज ऑफ एक्शन सेम है। और साथ ही साथ दूसरी बात की जाए तो यहाँ पे भी आप पोजेशन रिकवर कर रहे हैं, यहाँ पे आप पोजेशन रिकवर कर रहे हैं। रादर अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 की रेमेडी जो है वो इफेक्टिव रेमेडी है, स्पीडी रेमेडी है, तो हमें यहाँ पे नीड ही नहीं बनती कि हम जो है फर्दर सूट फाइल करें इस सेक्शन में। ठीक है। अब यही क्वेश्चन मेरा आपसे कि 10 सेक्शन 6 बार्स अ सूट अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 वाले सूट को बार करता है? आंसर इज नो, रादर सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 तो अलाउ करता है। सबसेक्शन 3 है या फिर 4 है, एक मिनट में कंफर्म कर लूं फ्रेंड्स। सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 4 तो अलाउ करता है कि आप अपने टाइटल प्रूव करने के लिए कोई और सूट भी फाइल कर सकते हैं। और दूसरी बात, दोनों का कॉज ऑफ एक्शन भी डिस्टिंक्ट है, इसलिए सेक्शन 6 का सूट इस सेक्शन में फर्दर सूट करने के लिए बार नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कॉज ऑफ एक्शन होता है टाइटल प्लस डिनाइल। ठीक है जी। तो अब हम बात करें तो यहां पर हमारा सेक्शन 5 सेक्शन 6 जो है कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? एसआरए में हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स सेक्शन 1, 3, 4, 5, 6 एसआरए, प्रीएम्बल एसआरए का। साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस भी हमने देख ली। आर्टिकल 64, 65 भी हमने पढ़ लिए लिमिटेशन एक्ट के। सेक्शन 27 भी हम लिमिटेशन एक्ट का कर चुके हैं, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 में हम कर चुके हैं। सेक्शन 110 और 113 भी हम कर चुके हैं, किसका? ये एविडेंस का और ये बीएसए का। तो इतने प्रोविजंस जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेक्शन 5 और सेक्शन 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज तो जो है टाइम हो गया है, इसमें मुझे एक दो चीजें और बतानी है।
कल से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कल से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7 और सेक्शन 8, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कल से हम मूवेबल प्रॉपर्टी पर आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब चलिए हम एक क्विक रिवीजन जो अब तक हमने पढ़ लिया है उसका ले लेते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 6 और 7, सेक्शन 6 और 5 का जो हमने रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से ले लिया है उसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम कल अपनी क्लास करेंगे। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 8। तो फ्रेंड्स देखिएगा, किसी भी प्रॉपर्टी की पोजेशन को रिकवर करने के लिए हमारे पास एसआरए के अंडर रेमेडी अवेलेबल है। एक तो सेक्शन 5 में, एक तो सेक्शन 5 में और एक सेक्शन 6 में। अब सुन लेना इसको ध्यान से, मैं फाइनली कंक्लूड कर पाऊं। किसी भी प्रॉपर्टी पर इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रिकवरी पोजेशन रिकवर करने की मतलब कब्जा वापस लेने के लिए हमारे पास जो उपचार है, जो रेमेडी अवेलेबल है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर, वो हमारे पास दो सेक्शन में है, एक सेक्शन 5 में, एक सेक्शन 6 में। सेक्शन 5 में हम सूट दो तरह से फाइल कर सकते हैं, एक रेड विद आर्टिकल 65, एक रेड विद आर्टिकल 64। 65 में हमको टाइटल प्रूव करना होता है मस्ट, मतलब ये जो सूट होता है वो टाइटल के बेसिस पर होता है, जबकि 64 वाले सूट में हमको टाइटल प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, रादर हमको सेटल्ड पोजेशन प्रूव करना होता है। सेटल्ड पोजेशन प्लस डिस्पोजेशन, प्लस डिस्पोजेशन। अब सेटल्ड पोजेशन कब माना जाएगा, तो मैंने आपको बताया था अभी, सेटल्ड पोजेशन तब माना जाएगा कि एक तो आप जो है सॉरी फ्रेंड्स, आप तो एक जो है उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजेशन में होने चाहिए, फिजिकल एक्चुअल पोजेशन में, साथ ही साथ आपकी जो है पोजेशन लॉन्ग टाइम की होनी चाहिए, और जो है आपकी पोजेशन अनडिस्टर्ब्ड होनी चाहिए, कंटिन्यूअस पोजेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी पोजेशन जो है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने एक्वाइज कर ली हो और उसमें उसकी नॉलेज में हो कि आपका जो है इंटेंशन है इस प्रॉपर्टी को परचेस करने का, तब माना जाएगा कि आप उस प्रॉपर्टी की सेटल्ड पोजीशन में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम जो अगला सूट फाइल कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं सेक्शन 6 में फाइल। इसमें भी वही चीज है, सेटल्ड पोजीशन होना चाहिए और डिस्पोजेशन होना चाहिए। तो सेक्शन 6 की अगर हम बात करें तो ये जो है ट्रेसपासर को भी सील्ड प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? ये ट्रेसपासर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक बार सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपने एक बार प्रूव कर दिया कि मैं सेटल्ड पोजीशन में हूँ प्रॉपर्टी के और मुझे इलीगली, अनलॉफुली, फोर्सिबली, एक बात याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम सेक्शन 5 की बात करें, चलिए ऐसे बात करते हैं, डिफरेंट तरीके से जो है बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 एसआरए की। इस सूट फाइल करने के लिए कोर्ट क्या क्या देखेगा? इस सूट को डिसाइड करने के लिए कोर्ट क्या देखेगा? तो इस सूट को डिसाइड करने के लिए कोर्ट दो चीजें देखेगा। पहला, कोर्ट क्या इशू फ्रेम करेगा? तो कोर्ट यहां पर दो इशू फ्रेम करेगा, वेदर द प्लेंटिफ sorry friends, whether the plaintiff, प्लेंटिफ कौन? जो सूट फाइल कर रहा है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, हैज अ गुड टाइटल अगेंस्ट डिफेंडेंट और नॉट। क्या प्लेंटिफ का डिफेंडेंट से अच्छा टाइटल है उस प्रॉपर्टी को परचेस करने का या नहीं? दूसरी चीज, वेदर द प्लेंटिफ will be entitled
to re will be entitled to be reinstate एक मिनट, ये गलत हो गई स्पेलिंग, in such property or not. अब देखिए सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 के सूट को डिसाइड करने के लिए कोर्ट ये दो कोर इश्यूज बनाएगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कि प्लेंटिफ के पास डिफेंडेंट से अच्छा टाइटल है उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए या नहीं। सेकंड, क्या प्लेंटिफ उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं। दो चीजें कोर्ट हमेशा देखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 65 में हम क्या करते हैं, दिस सूट इज बेस्ड ऑन टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल ही तो प्रूव होगा। तो जिसका टाइटल अच्छा होगा कोर्ट का जजमेंट उसके फेवर में हो जाएगा। सपोज दैट दिस इज अ हाउस, ये हाउस है और ये जो बी, मिस्टर बी जो है वो इस हाउस में पोजीशन में है और ए क्लेम करना है कि मैं इस हाउस का ओनर हूं। ठीक है, अब ए क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में प्रूव करते हैं कि सर मैं इस प्रॉपर्टी, नहीं ऐसे मानो, एक मिनट, ऐसे मानो ये एक हाउस है, इसमें ए जो है पोजीशन में है, बी नहीं है, ए है जो है वो पोजीशन में है और बी क्लेम कर रहा है कि साहब मैं 6 महीने पहले इसमें पोजीशन में था इसलिए मेरे पास पोजेसरी टाइटल था। ठीक है, और अब ए जो है यहाँ पे पोजीशन में आ गए हैं और इन्होंने मुझे जो है डिस्पोजेस किया है। ठीक है, तो क्या इसका सूट अलाउ होगा आर्टिकल 65 में? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 110 में पोजेशन, प्रिजम्पशन क्या की जाती है कि जो पोजेशन में है उसका टाइटल गुड है। तो पोजेसरी टाइटल पर पोजेसरी टाइटल के ऊपर गुड टाइटल हम किसको मानेंगे? पोजेसरी टाइटल के ऊपर गुड टाइटल हम ओनरशिप को मानेंगे। अगर ये कहते कि सर मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, जज साहब मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं और ये जो है इलीगली अनलॉफुली इस प्रॉपर्टी की पोजेशन में है और ये रहा मेरा एविडेंस, मैंने ये प्रॉपर्टी सो एंड सो पर्सन से खरीदी थी सो एंड सो डेट में और ये जो है इलीगली यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रूव हो गया कि प्लेंटिफ का टाइटल गुड है। किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के। अब कोर्ट को दूसरी चीज देखनी है कि वेदर द प्लेंटिफ विल बी एंटाइटल्ड टू बी रीइंस्टेटेड इन सच प्रॉपर्टी और नॉट। वेदर द sorry friends, whether the plaintiff will be entitled to be, whether the plaintiff will be entitled, whether the plaintiff will be entitled for, whether the plaintiff will be entitled for possession of such property or not। तो यहाँ पे कोर्ट देखेगी क्या प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है उसकी पोजेशन के लिए, नहीं। तो जब ऑलरेडी कोर्ट में प्रूव हो गया है कि ए जो है उस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो ओनरशिप से क्या मिलता है हमको? पोजेसरी टाइटल मिलता है। तो यहाँ पर जो जजमेंट जाएगा वो ए के फेवर में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपल ए को ये प्रूव करना है कि मेरे पास इनसे बेटर टाइटल है और जो ये प्रूव कर देगा कि मेरे पास बेटर टाइटल है, सूट का जजमेंट उसी के फेवर में हो जाएगा और पोजीशन उसी को मिल जाएगी उस प्रॉपर्टी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 की, तो आर्टिकल 64 क्या कह रहा है? आर्टिकल 64 ये कहता है कि आप जो है सूट, यहाँ पे टाइटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल जो है आपको प्रूव करना है कि मेरे पास पोजेसरी टाइटल था, मतलब मैं सेटल्ड पोजीशन में था और मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया। लेकिन अगर डिफेंडेंट ने एक बार अपने डब्ल्यूएस में प्लीड कर दिया, डिफेंडेंट ने अपने डब्ल्यूएस में कह दिया कि मेरे पास टाइटल अच्छा है, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, तो यहाँ पर प्लेंटिफ को, सॉरी
तो यहाँ पर प्लेंटिफ को भी जो है बेटर टाइटल प्रूव करना पड़ जाएगा, और जिसका बेटर टाइटल होगा वो यहाँ पर उसके फेवर में डिक्री हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट डिफेंडेंट ने जो है, सपोज दैट डिफेंडेंट ने अगर टाइटल का इशू रेज ही नहीं किया, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि जिसकी पोजीशन कब्जा उसका, उसका बेटर टाइटल। तो यहाँ पर जो सूट की जो डिक्री होगी वो किसके फेवर में जाएगी, उसके फेवर में जाएगी जिस जो इस मकान की पोजीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर हम सेक्शन 6 की बात करें, सेक्शन 6 ऑफ एसआरए की, तो सेक्शन 6 ऑफ एसआरए में तो अगर आप सेटल्ड पोजीशन, यहाँ पे टाइटल से कोई मतलब नहीं होता, आप जो मर्जी टाइटल यहाँ पे प्रूव करते रहें। अगर आप ज्यादा टाइटल की बात करेंगे तो ऑर्डर 6 रूल 16 और सीपीसी में कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट कर देगा उस प्लीडिंग को। यहाँ पर बस सेटल्ड पोजीशन होनी चाहिए आपकी और आप डिस्पोजेस की होनी चाहिए। कोर्ट यहाँ पर यही चीज देखेगी कि आप सॉरी फ्रेंड्स, क्या आप डिस्पोजेस होने से पहले इस प्रॉपर्टी पे कंटिन्यूअस पोजीशन में थे या नहीं थे, सेटल्ड पोजीशन में थे या नहीं थे। अगर आप सेटल्ड पोजीशन में थे और आपको जो है डिस्पोजेस किया गया है विदाउट एनी ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब लॉ के किसी प्रोसीजर के आगे अकॉर्डिंग नहीं, रादर अलग से आपको जो है उस प्रॉपर्टी से पोजीशन से हटाया गया है, डिस्पोजेस किया गया है, तो आप सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ये दोनों बात कर दी, दोनों बातें प्रूव कर दी, तो डिक्री आपके फेवर में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा एंड हो जाता है ये सब। एक बार मैं आप लोगों को सेक्शन 27 और बताना चाह रहा हूँ, सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में अगर सूट फाइल नहीं किया, टाइम लिमिट में अगर आपने सूट फाइल नहीं किया, रिकवरी ऑफ किसके लिए, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए तो ये मान लिया जाएगा कि आपका जो राइट था उस पर पजेस करने का, आप ओनर थे और आपका ओनर से होने से आपकी जो है आपके पास आता है राइट टू पजेस, तो मान लिया जाएगा कि आपका राइट टू पजेस जो है यहाँ पे एक्सटिंग्विश हो चुका है। और उसके लिए क्या है, 12 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है, और ये 12 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस दिन से काउंट होगा जिस दिन से आपकी पोजीशन जो है एडवर्स हुई उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रिलीफ रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, एक बात और मैं बता दूं, जिन लोगों को इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं या फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम करने वाले हैं, नोट्स चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, मॉक सीरीज चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकता है। पेज में जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसी में डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है। आप वहां जाकर ग्रुप से ऐड होकर आराम से इसके नोट्स वगैरह जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है आपको मॉक टेस्ट वगैरह वहां पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप वहां पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज की क्लास हम जो है एंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और कल से जो हम करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं सेक्शन 7 से स्टार्ट, सेक्शन 7 ऑफ एसआरए और सेक्शन 8 ऑफ एसआरए। इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 कल से स्टार्ट करने वाले। इसमें 2 क्लास हमारी करीब लगने वाली हैं, 2 क्लास इसमें लगेंगी। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब अपने नई रिलीफ की तरफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसकी तरफ पहुंच जाएंगे। ये दे रखे हैं सेक्शन
9 till 25 of SRM। इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी जो रिलीफ्स है थोड़ा हमें जो है प्रिवेंटिव रिलीफ में टाइम लगेगा, जो इंजेक्शन वाले हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी उनमें डिक्लेरेशन में, कैंसलेशन में, रेक्टिफिकेशन में, रेसेशन में इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तीन चीजें जो है, तीन रिलीफ जो है, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, so we will leave the class here itself. So bye bye friends, take care yourself, God bless you, bye bye।